हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 का हिंदी का एक पेपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए रहने वाला है, फ्रूटफुल रहेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं। ठीक है, सो अच्छे से इसको समझिएगा और काफ़ी हेल्प करेगा आपकी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। निर्देश दिए गए हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में विभक्त है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। तो खंड अ हम सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। यानी हमारे जो आप कह सकते हो हमारी संस्कृति में जो हम पुराने अपने व्यंजन थे उनको आजकल जो आधुनिकता के चलते नए नए व्यंजन आ गए हैं उनके मोह में हमने उन व्यंजनों को छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ठीक है, जैसे कि जंक फूड जितना है वो सारा का सारा जो है हमारे लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन आधुनिकता के चलते, जीभ के स्वाद के चलते हमने वो सब अपना लिया है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग हम स्वाद ही नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों यानी शादी या कोई फंक्शन होता है उसमें पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखती जाती हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इतने डिशेज़ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी डिशेज़ क्या है कई बार तो, और इवन हम उनको टेस्ट तक नहीं कर पाते। ठीक है, और उनका स्वाद जो है वो गड़बड़ होता रहता है। यानी एक के बाद एक हम कई चीज़ें खा भी लेते हैं और उनके टेस्ट का, रियल जो टेस्ट होता है चीज़ का, उसका हमें पता नहीं चल पाता है। अब क्वेश्चन दिए गए हैं, गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव हुआ है। तो आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों पर हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीज़ों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेरों चीज़ें रख देने के कारण हम उनका असली जो टेस्ट है, असली जो स्वाद है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लिखने हैं। तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो कठपुतली जो है यहाँ पे उसका गुस्सा दिखाया गया है और कि ये धागे जो कठपुतली को धागों ने बांध रखा है कि वो मेरे आगे पीछे क्यों हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि ये जो धागे मेरे आगे पीछे बांध रखे हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मेरे पाँव को छोड़ दो, यानी मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे इन बेड़ियों में मत जकड़े रखो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए अब हमें अपने मन के छंद छुए। कि हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमें इन धागों में बंधे हुए, हमें अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने दो, हमें इस स्वतंत्र आकाश में जो है स्वतंत्र में हमें स्वतंत्रता रूपी जो स्वाद है उसको चखने दो। ये दिया गया है। तो काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों थी। तो वो क्रोध में इसलिए थी कि वो धागों से संचालित हो रही थी, तो धागों से संचालित होने के कारण वो क्रोध में थी। अगला है सेकंड, हमें अपने मन के छंद छुए पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है। तो वो अपनी स्वतंत्र होने की इच्छा जो है उसको पूरी करना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो कौन सी रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें, यानी जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति का स्थान या उसका नाम दिया हुआ होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या रहेगी, कबीरदास जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, जिसमें केवल चीज़ें अदृश्य होती हैं, हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको केवल उनके भाव को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली नाम है, व्यक्तिवाचक है। गंगा जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है। मिठास, मिठास को हम मिठास हमारे लिए क्या है, अदृश्य भावना है, तो ये क्या रहेगी, ये मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा रहेगी। उसके बाद दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम की पहचान करनी है।
ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन आ जाएगा। पुलकित पंख में विशेषण की भेद की पहचान बताइए। तो देखिए, पहले तो सोचते हैं, समझते हैं विशेषण का मतलब क्या है। यानी किसी भी शब्द, किसी भी वस्तु की, स्थान की जो है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे पुलकित पंख, तो इसमें पंखों की विशेषता बताई जा रही है। पंख क्या है, यहाँ पे विशेष्य है। आपको हो सकता है पेपर में विशेष्य आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि सेम आएगा पेपर आपका। तो पंख जो है यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, और पुलकित क्या है, यहाँ पे विशेषण है। ठीक है। तो और किस तरह का विशेषण है ये, इसके गुणों की पहचान, गुण के बारे में बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है पुलकित। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। दोषों का पर्दाफाश, यानी जो कमियां होती हैं हमारे अंदर, उनका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी किसी का आचरण इतना बुरा नहीं है, लेकिन हम उसके केवल गलत बातों को बताकर हम केवल मज़ा लेते हैं, स्वाद लेते हैं। ठीक है। और दोष उद्घाटन की एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी उसकी बुराइयों को बताना, उसकी बुराइयों के बारे में बात करना, ये हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, हम अपना कर्तव्य समझते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी किसी के अंदर कमियां हैं, उनको बताना तो बुरी बात है ही, ठीक है, उनको उजागर करना दूसरों के सामने, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छाइयां हैं तो उनको छुपाना वो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। यानी किसी के केवल नेगेटिव पक्ष को रखना ये बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। गद्यांश के अनुसार पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, इसका आशय है। तो इसका क्या आशय है? इसका आशय है कमियों को उजागर करना चाहिए। ठीक है, कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, कि अगर किसी के अंदर कमी है तो उसको उजागर करके उसको बताना चाहिए, ये इसमें बात कही गई है। गद्यांश के अनुसार लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है? तो अच्छाई को उजागर करने से अच्छी भावना जगती है। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है, गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे? तो लेखक को शेष राशि जो 90 रुपये थे वो देने के लिए वो जो है गाड़ी में उपस्थित हुए। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ? तो लेखक को आश्चर्य हुआ टिकट बाबू की ईमानदारी पर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अंजू है छोटी, कि मैंने कितनी बार दूध पी लिया है लेकिन ये अभी तक कैसी है? छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। तू तो कहती थी कि ये बल भाई की तरह, बल जो है बलराम, कि बल की बेनी, बल की जो चोटी है उसी की जैसी हो जाएगी लंबी और मोटी, कि जो बल भैया है, ठीक है, बलधर हैं, उन्हीं के जैसी चोटी जो है क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत जहे, नागिनी सी भूई लोटी। यानी इसमें कंघा करने से, इसको गूथने से, अच्छे से नहलाने से, ठीक है ना, काढ़त यानी कंघा करने से, गूथने से, नहावत यानी नहाने से, जय है नागिनी सी, कि अगर ऐसा करूँगा तो ये नागिन सी, सर्प के जैसी जो है, जो नाग है उसकी तरह लंबी ये जो है ज़मीन पर लेटने लगेगी। भूई लोटी यानी ज़मीन पर लेटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, कि तुम मुझे केवल कच्चा दूध जो है पिलाती हो ये कह के कि चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन माखन रोटी नहीं देती हो। सुर चिर जीवो दो भवो, हरी हलदर की जोटी। इसमें क्या कहा गया है कि
हरी हलदर यानी भगवान कृष्ण और हलदर की जोड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी है, और ये दोनों सूरज की तरह सूरदास जी कहते हैं कि चिरंजीवो दो हो, कि दोनों की उम्र जो है वो लंबी हो। अब काव्यांश के अनुसार बालक जो कृष्ण है माँ से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि जो चोटी है वो कब बड़ी होगी, चोटी कब बड़ी होगी। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, तो वो क्या प्रयत्न करते हैं, वो दूध का सेवन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दूध का सेवन। बालक कृष्ण माँ से क्या न देने का उल्हाना करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती, केवल काचो दूध पिलाती हो, तो माखन रोटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस पद के रचयिता कौन है, तो सूरदास जो है वो कौन है, इसके पद के रचयिता हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। बदलू की चिड़ किससे थी, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताना है, तो बदलू की चिड़ जो है वो कांच की चूड़ियों से थी। उसके बाद बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी, तो बस की यात्रा पाठ में जो बस है वो वयोवृद्ध और दीनहीन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन हैं, तो उनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, तो वे भगवान के डाकिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो सुख दुख में आपको बताना है समास। तो सुख दुख दोनों पदों में प्रधानता है, यहाँ पर सुख में और दुख में दोनों पद की प्रधानता है, तो ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की ये पहचान होती है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं और ये मोस्टली एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह ये इस तरह से, ठीक है, इस तरफ सुख लिखा गया, सुख का विपरीत क्या होगा, दुख हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है, जैसे माता पिता, अमीर गरीब, इस तरह से। आरामदेह शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखना है, तो इसमें मूल शब्द आराम है और प्रत्यय इसके अंदर दे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए, तो नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, नादानी। नेक्स्ट है, खट्टे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण छांट कर लिखना है, तो इसके अंदर विशेषण बताना है, जैसे हमने अभी ऊपर समझा विशेषण क्या है, जो विशेषता बता रहा है, तो इसमें खट्टे जो है ये आम की विशेषता बता रहा है, तो ये खट्टे क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर लिखने हैं, तो यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए कोई एक तर्क आपको बताना है। तो कवित्री ने क्या तर्क दिया कि यह कठिन समय नहीं है। कवित्री ने यह तर्क दिया है कि कठिन समय में आशा और साहस बनाए रखने का अवसर होता है, जो इस समय में भी मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, कबीर ने तलवार और मयान में से किसका मोल करने की बात की है, तो कबीर ने तलवार के मोल की बात कही है, मयान की नहीं। अगला प्रश्न है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, इसका आंसर हो जाएगा बालक कृष्ण मक्खन के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट देखिए, एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, एक महादेश से दूसरे महादेश को पक्षी जाते हैं, जिन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्य पाठों के आधार पर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे, तो उनकी पत्नी से कितने रुपए मांगे थे, 250 रुपये उनकी पत्नी से लाला झाऊलाल ने जो है मांगे थे। सेकंड क्वेश्चन है, बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाता था, तो बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तीसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, किस सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है, तो साइकिल को जो है विनम्र सवारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 11 दिया गया है, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान जो है वो बिना मुद्रा के किया जाता है, यानी इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया,
आंसर रहेगा साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक बन गया, क्योंकि इससे वे अपनी ज़रूरतों के लिए स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले, वे चुप क्यों रहे? अपना विचार लिखिए। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे विवाद नहीं करना चाहते थे और शांति बनाए रखना चाहते थे। नेक्स्ट है, धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है? अपना विचार लिखिए। तो धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश नहीं है, क्योंकि उसे मानवीय रिश्तों और अच्छाई पर क्या है? भरोसा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव यह है कि सभी देशों की संस्कृति, प्रेम और सौहार्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक देश की अच्छाइयाँ और सुंदरता अन्य देशों तक अपनी महक और संदेश पहुँचाती है, जिससे विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या क्या करती होगी? यह सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। आंसर रहेगा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह अपने घोंसले के निर्माण के लिए तिनके जुटा रही है। तिनकों से वह अपने लिए सुरक्षित घोंसला बनाती है, जहां वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। पाठ में कठिन समय का जिक्र है, इसलिए चिड़िया अपने घोंसले की सुरक्षा और अपने बच्चों की देखभाल के लिए निरंतर कार्यरत रहती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों। अगला प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन क्यों बिखरा देते हैं? तो श्री कृष्ण मक्खन चुराते और खाते समय थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं ताकि उनकी चंचलता और बाल स्वभाव स्पष्ट हो सके। यह उनका भोला और निर्दोष स्वभाव दर्शाता है, जिससे वो अपने मित्र और गोपियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि वे सिखाना चाहते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज़ का सम्मान करना चाहिए। चाहे घास छोटी हो, परंतु उसका अस्तित्व भी महत्वपूर्ण है और हर जीव के प्रति विनम्रता वो दिखानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। वायु प्रदूषण, दीपावली या मोबाइल का प्रभाव, इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो। तो हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं, बाकी तो आप खुद से करोगे। वायु प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन गया है। वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने से वायु में प्रदूषक तत्व बढ़ रहे हैं। इनमें वायु में जहरीली गैसें मिल जाती हैं, जिससे मनुष्यों में कई बीमारियां होती हैं। वायु प्रदूषण से न केवल मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि पर्यावरण और जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत अपनाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन का अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो हम पहले वाला लिखेंगे, ये दूसरे वाला आप खुद से करोगे। तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र है बड़े भाई के विवाह के लिए अवकाश हेतु, ठीक है। तो प्रधानाचार्य महोदय, आप यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय का नाम, स्थान और दिनांक। उसके बाद विषय रहेगा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसमें आप लिख देंगे मान्यवर या महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह, आप जो भी तारीख है वो डाल सकते हो, तारीख को होने जा रहा है। मुझे परिवार की सहायता हेतु विवाह में सम्मिलित होना अति आवश्यक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। से धन्यवाद भवदीय। ठीक है, आपका नाम जो है यहाँ पे आ जाएगा और कक्षा आ जाएगी। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।